सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, और मेरी मंजिल तो आसमां है। रास्ता मुझे खुद बनाना है। रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे साथ अपनी साहित्यिक यात्रा साझा करने के लिए जो सुप्रसिद्ध साहित्यकारा जुड़ी हुई हैं, उनका परिचय मैं देना चाहूँगी। ये साउथ दिल्ली से हैं, दिल्ली में रहती हैं। 21 वर्षों से लगभग शिक्षण के क्षेत्र में हैं। शिक्षा देने के साथ साथ इन्हें लेखन और समाज सेवा भी ये करती हैं। साथ ही ये 1 वर्ष से जो है पीएचडी चैम्बर में भी कार्यरत हैं, और इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो लेख हैं, वो विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही रहते हैं। इसके साथ साथ आकाशवाणी पर भी इनकी वार्ताओं का, कविताओं का, इनके लेखों का प्रसारण होता रहता है। आगे की जो इनकी जीवन यात्रा है, साहित्यिक यात्रा है, वो हम इनके साथ चर्चा करने में जानेंगे, आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं निर्मला नेगी जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज आप हमारे मंच पे आई और हमारे साथ अपनी जो साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा साझा करने के लिए आज आप जुड़ी हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार मैम। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया। आपका बहुत-बहुत आभार। जी, तो चलिए हम प्रश्न जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, आप लेखन के क्षेत्र में किस प्रकार आई? लिखना किस प्रकार शुरू किया आपने? मैम, लिखना मेरा बचपन से ही शौक था। हम्म। मैं अपने स्कूल टाइम में और अपने अध्यापन के टाइम में भी विभिन्न विषयों पर कविताएँ लिखती थी। जी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम मंच तक, पटल तक और ये कभी प्रकाशित होंगी। जी। कोरोना लॉकडाउन में जब हम घर में थे, जी। तो मेरे कोई सहपाठी एक लेख लिखना था कोरोना का पर्यावरण पर प्रभाव, और मैंने वो लेख लिखा। उन्होंने मुझे कहा तो मैंने वो लेख लिखा। काफ़ी लोगों ने उसे पढ़ा। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आप लिखिए। जी। तो आपकी लेखनी जो है वो इस तरह से शुरू हुई। तो बचपन से ही आपको लेखन का शौक रहा है। तो पहली रचना, जैसा कि आपने बताया कि आपने कोविड के टाइम में, कोरोना के समय में लिखी, तो आपके परिवार का कैसा सहयोग रहा आपके लेखन में? बहुत अच्छा सहयोग रहा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का। जी। तो कभी शिकायत नहीं रही कि आप जो है अपने लेखन जो उनका जो समय है वो आप अपने लेखन को देते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं, तो बहुत समय जो है आपका बच्चों के साथ भी बीतता है। तो आप ज़्यादातर समय और ऊर्जा वहाँ पर खर्च होती है, उसके बाद फिर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, फिर लेखन भी है। तो शिकायतें नहीं हुई कभी परिवार को कि हमारा जी, समय वहाँ दिया? बिल्कुल भी नहीं। वो मैं रात को आराम से स्वतंत्र मन से लिखती हूँ। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ ही अब हम चाहेंगे कि आप चूंकि गढ़वाली में भी लिखती हैं, तो आपकी कोई भी एक रचना जो है वो हम सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो है अ, उनको आपकी श्रीमुख से आपकी रचना सुनने को मिले। गढ़वाली या हिंदी? किसी भी विषय, किसी भी भाषा में आप सुना सकती हैं। हाँ, ये मैं गढ़वाली में ही सुनाऊँगी। और गढ़वाली लेखन में मेरा परिचय अभी 2 साल पहले हमारे कोई भाई साहब हैं, तो ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा उनसे परिचय हुआ, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था गढ़वाल में, जी। तो मैं भी वहाँ पे गई। वहाँ पे मैं कई वरिष्ठ साहित्यकार लोगों से मिली, और वहाँ पे मैंने अपनी ये पहली यही गढ़वाली कविता वहीं पे लिखी और वहीं पे ऐसे ही सुना दी। मतलब ये नहीं था कि ये लिखूँगी। तो जो वरिष्ठ साहित्यकार लोग थे उनका उन्होंने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया, प्रेरणा मिली कि आप आइए और गढ़वाली लेखन में लिखिए।
और आज मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ 2 ढाई साल जी से, जी। मुझे पूरा सहयोग मिलता स्वागत है उन। स्वागत है, स्वागत है। सुनाऊँ रचना? जी 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 जी। जी ये रचना मेरा एक संदेश है अपने गढ़वाल के प्रवासी लोगों के लिए, जी और ये मेरे मन का उद्गार जैसे निकला था वैसे ही मैंने ये लिख बोल दिया था उसी समय, इसमें मैंने कोई करेक्शन नहीं किया। जी हम लोग आज अपने अ, मतलब हमारी ये स्थिति है कि वहाँ पे हमें रोजगार के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से पलायन करना पड़ा। जी तो उसी पे मेरी ये एक रचना है, जी और सबके लिए मेरा ये संदेश है, अपने प्रवासी पहाड़ी लोगों के लिए, अपने पहाड़ी भाई-बहनों के लिए, जी अपने पहाड़ी परिवार के लिए, मेरू रे बार। जी सुना मेरा भै बहनों मेरो यू रे बार, सुना मेरा भै बहनों मेरो यू रे बार, स्वर्ग से भी स्वाणुच हमारू पहाड़, स्वर्ग से भी स्वाणुच हमारू पहाड़, पच बदरी छन जख पच छन केदार, स्वर्ग से भी स्वाणुच हमारू पहाड़, बिसर गया हम अपना, बिसर गया हम अपना रीति और रिवाज, याद करा आज उते अरे देवा आवाज, सुना दीदी भूलियों मेरू इनू च बिचारे, सुना दीदी भूलियों मेरू इनू च बिचारे, नई पीढ़ी ते बतला अपना पुराना संस्कार, देवभूमि माँ जन्म लेनी, देवभूमि माँ जन्म लेनी सौभाग्य हमारू, कन भैलुरों त्यालू देखा, कन भैलुरों त्यालू देखा पहाड़ यू प्यारू। अब पलायन हम लोग कर चुके हैं तो उसमें मैं अपना संदेश दे रही हूँ उन लोगों को। जी हथ जुड़े च सबसे मेरी, हथ जुड़े च सबसे मेरी, रीतना छोड़िया घरे गाँव, कन भालू लग दू जब, आहा कन भालू लग दू जब, घर का द्वार खुला हूँ, हमारी मजबूरी यख, हमारी मजबूरी वख छोड़ी चली आइया, देश विदेश जखी बीरला घर बड़ी आइया, देश विदेश कखी बीरान ओना जाना रैया। अब जो हमारी ये भाषा है, इसको हमारे साहित्यकार लोग और हम 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो ये लाइनें मेरी उसी पे है। हमारी भाषा संस्कृति च, हमारी भाषा संस्कृति च हमारी पहचान, अपनी दूध बोली हमन आठों कल्याणी, गढ़वाली कुमाऊनी ते संविधान मान्यता दिलाने, सुना भै भेणु मेरू इनू च बिचारी, सुना भै भेणु मेरू इनू च बिचारी, स्वर्ग से भी स्वाणु च हमारू पहाड़ी, पाँच बदरी छन वख पाँच छन केदारी, पाँच बदरी छन वख पाँच छन केदारी, स्वर्ग से भी स्वाणुच हमारू पहाड़ी, हमारू पहाड़ी, हमारू पहाड़ी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप जो है गढ़वाली में भी बहुत सुंदर लिखती हैं, और जो भाव हैं
भले ही किसी को गढ़वाली ना आए, लेकिन आपके भाव जो हैं वो समझ में आ रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो अगला जो प्रश्न है वो मैं आपकी रुचियों से संबंधित पूछना चाहूँगी कि लेखन के साथ साथ और आप क्या क्या करना पसंद करती हैं? लेखन के साथ साथ मैं मुझे समाज सेवा का भी करती हूँ मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं मतलब काफी समय से मैं वृद्धाश्रम में जाती हूँ और कुछ बच्चे जो अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और जहाँ भी हो सके मैं अपना थोड़ा बहुत जाती हूँ अपनी सामाजिक सेवा। तो आपकी जो रचनाएं हैं, जैसा अभी आपने जो रचना सुनाई, आपकी जो पंक्तियां थी वो प्रकृति पर थी, अपने पहाड़ों पर थी। तो आपकी रचनाएं मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? मेरी रचनाएं शिक्षा और प्रकृति पर्यावरण शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर होती हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब अगला प्रश्न जो है मैं आपके साहित्य से संबंधित पूछना चाहूँगी। साहित्य का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, और क्योंकि आप पहाड़ों से जुड़ी हुई हैं, तो समझ सकती हैं कि पहले जो लेखन था, प्रकाशन था, वो उतना मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो कि अब उतना नहीं रहा है। तो ऐसे में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आप क्या कहना चाहेंगी? साहित्य के बदलते स्वरूप पे जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छी रचनाएं पहले भी लिख लेती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था, यहाँ तक कि 3-4 साल पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी कभी होगा। प्रकाशन का आजकल तो विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया पे आता है कि ये रचनाएं कहाँ होंगी, क्या होंगी, कहाँ संगोष्ठी हो रही है। तो उन सभी में भी मैं भाग लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं अपना सहभागिता दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर बात आप बताई आपने अभी। और अब अगला जो प्रश्न है वो भी मैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आपसे यही पूछना चाहूँगी कि एक शिक्षक के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? मेन साहित्य तो समाज का दर्पण कहा ही जाता है, लेकिन एक शिक्षक को जो होते हैं, बच्चे हमारे देश के भावी कर्णधार होते हैं, तो उनको भी हमें अच्छी शिक्षाएँ देना, सब कुछ बताना, उनका बहुमुखी विकास करना, शिक्षक का एक परम कर्तव्य होता है। शिक्षा ही नहीं, उसमें मौलिक और नैतिक बातें भी सिखानी उसको बहुत महत्व रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगले प्रश्न से पहले मैं चाहूँगी कि आपकी एक और कविता जो है वो हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। ये गढ़वाली या हिंदी, ये भी मैं महिला सशक्तिकरण पे आकाशवाणी में मेरा जो प्रोग्राम हुआ था उसी में मैंने ये डाली थी। जी, स्वागत है। या हिंदी वाली सुना दूं? हिंदी वाली याद आप है। जैसा आपको ठीक लगे। हिंदी वाली सुनाती हूँ। मेरा देश। भारत प्यारू देश हमारू, सॉरी हिंदी वाली। भारत प्यारा देश हमारा, दुनिया में है सबका प्यारा। कल कल करती नदियाँ जिसकी, और नदियों की जलधारा। इतना प्रेम है हमको इससे, जान से अपनी है ये प्यारा। भारत प्यारा देश हमारा, इस दुनिया में सबसे प्यारा। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। तो क्योंकि देशभक्ति पर आपने इतना सुंदर लिखा है, और अब जो अगला प्रश्न है वो मैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, इसलिए छात्रों से संबंधित भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगी
कि आज के समय में बच्चे जहाँ मोबाइल फ़ोन्स जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, किताबें नहीं पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसे समय में छात्रों के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? साहित्य तो छात्र क्या सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज बिल्कुल सही कहा आपने, मोबाइल बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं और आज तो सब कुछ एआई से ही मोस्टली होता है। जी उनका बिल्कुल। जो भी काम होता है, जो कुछ भी होता है और पढ़ना उतना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन साहित्य भी बहुत ज़रूरी है। जी मोबाइल पे भी साहित्य की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन किसी को भी, बच्चे क्या बड़ों को भी इसका आदी नहीं होना चाहिए, जितना ज़रूरी है। जो विज्ञान बोलते हैं ना कि विज्ञान वरदान के साथ-साथ अभिशाप भी है। जी बिल्कुल। जितनी हमें सुविधाएँ मिली हैं, वो हमें कहीं न कहीं तो नुकसान भी करती हैं कि सब कुछ हम एआई से करेंगे, कंप्यूटर से करेंगे, तो जी बिल्कुल। हमें नुकसान साहित्य भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और अगला प्रश्न जो है, मैं ऐसे बच्चों से जो अभी लेखन में आ रहे हैं, नया लेखन शुरू कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो जब हम लिखते हैं, दो चार कवियों की कुछ रचनाएं ली, कॉपी पेस्ट किया, इस तरह से जो आजकल कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट जो चल गया है सफलता का, तो ऐसे में नए लेखकों के लिए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी? मैं तो ये कहूँगी कि कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ही बुरी बात है। अपने मन के जो हमारे उद्गार होते हैं, मतलब मेरे को लगता है कि जब हमारी लेखनी चलती है, तो जो हमारे मन से जो निकलता है, तो वही अपने उद्गार होने चाहिए। जो विषय से संबंधित जो चीज़ें हैं, उसको हम पढ़ के, देख के कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो वो भी देखना ज़रूरी है कि गलत जी ना हो। जी जी। लेकिन कॉपी पेस्ट किसी का नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है। जी। तो अभी अब आगे का प्रश्न जो है, मैं आपकी साहित्यिक यात्रा से संबंधित ही पूछना चाहूँगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जिसका आपको अफसोस रहता है कि ये मुझसे छूट गया, काश मैं ये कर पाती? जी मैम, बिल्कुल नहीं। ईश्वर की दया से बीच में मेरी कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि मतलब मुझे थोड़ा कुछ परेशानियाँ थी, आर्थिक अभाव मेरी ज़िंदगी में एक आ गया था बीच में। और आज मैं भगवान का भी शुक्र अदा करना चाहूँगी कि जो मैंने तब नहीं पाया, वो आज मैं पा रही हूँ और पा रही हूँ। जो सपने अधूरे रह गए थे, तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन वो भी झेलनी पड़ती है, तो दुनिया की नियति है। और जो मैंने चाहा है, जो मैंने सोचती हूँ, वो मैंने पाया है। मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अब समय सीमित है और प्रोग्राम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे व्यूअर्स के लिए भी दो शब्द कहें। काव्य गरिमा मंच से लगभग मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और इसकी विचार गोष्ठियों में भी मैं अक्सर, मैं बहुत कम ही होता है कि जो बाय चांस मैं ना कर पाऊँ उसको अटेंड। बहुत अच्छा मंच है, हमारी गरिमा जी और हमारी डॉक्टर मीना धूमे, निराली जी मैम हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी रचनाओं में। ये हर महीने ही इसमें जो गोष्ठी होती है, बहुत ही अच्छे विषय, बहुत ही अच्छा संचालन और बहुत अच्छा मंच है। जी धन्यवाद। और अभी अलविदा कहने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आपकी पंक्तियाँ एक बार और सुनने को मिलें, तो आपकी कोई भी रचना आप जो सुनाना चाहें। महिला सशक्तिकरण की ही सुना देती हूँ। जी स्वागत है। ये है पहाड़ की नारी। ये मैंने महिला वुमेन्स डे पे, महिला सशक्तिकरण पे आकाशवाणी से मेरी वार्ता प्रसारित हुई थी, तो उसमें मैंने ये कविता का भी थोड़ा-सा अंश डाला था। जी पहाड़ की नारी साहसी, निर्भीक, निडर छे तू। पहाड़ की नारी साहसी, निडर, निर्भीक छे तू। रखी अपनी पहचान, जिम्मेदारी दगड़ी, भर दे रे उड़ान। माथा पर पसीना, माथा पर पसीना, मुखड़ी पर मुस्कान, प्रेम सेवा त्याग करी, अपनो रखी ध्यान।
ज्यों न रखी रीति रिवाज, ज्यों न रखी रीति रिवाज, मर्यादा को ध्यान, आदर दे सबूतें पर न खुए अपनु मान। लक्ष्मी स्वरूप छे तू, धरती माँ की संतान, दया क्षमा वात्सल्य शांति गुणों की खान। फर्ज निभे सदानी, फर्ज निभे सदानी, हक भी न छोड़ी, आबरू हो खतरा मात कालिंका बनी। मान दे सबू पर, जिंदगी दांव न लगे, इज्जत को हो सवालत, बड़ांग दे लगे। कहीं पे अपनी आबरू का सम्मान हो तो दुर्गा भी बन जाना, मतलब अपने लिए। द्वि घरों की मान, तो लड़की दो घरों की मान होती है, मायके और ससुराल के उसे रखनी पड़ती है। कितनी भी बातें हम करें, कितना भी लिखें, लेकिन एक स्त्री की हर तरह से उसको एक बेटी, बहू, बहन, पत्नी, सास सब कुछ बनना पड़ता है और अपने मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। द्विघरु की मान तू, सोची समझी कदम बढ़े, परिवार की खुशी का खातिर कभी गुस्सा भी पी जाए। धरती जनी सहनशील तू, नम्रता दिखे, बात हो अत्याचार की तो जरूर आवाज उठे। देवभूमि की बाला तू, गमू से न घबरे, अपरा बच्चों ते भी हमारा संस्कार बते। गंगा यमुना की भूमि की छे, कभी सौ न खाए, पवित्र की धरा की छे, पवित्रता ही अपने। पहाड़ की नारी तू जगमा छे महान, पहाड़ की नारी तू जगमा छे महान। मर्यादा को रखी ध्यान, अपनों भी रखी ध्यान, पहाड़ की नारी त्वेते कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, और पहाड़ की नारी को बिल्कुल बहुत सटीक तरीके से आपने चित्रित किया है। एक पिक्चर जो है, एक चित्र जो है वो हमारी आंखों के सामने घूम गया है आपकी कविता को देख करके, सुन करके। हम देख इसलिए बोला मैंने क्योंकि सच में वैसे लगा कि सामने ही पहाड़ की स्त्री जो है वो हमारे चारों ओर घूम रही है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, बहुत सुंदर आप लिखती हैं, बहुत उम्दा आप लिखती हैं। और आज आप हमारे मन से जुड़ी और आपने अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को अपनी जो यात्रा के बारे में बता करके उन्हें, मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति भी इस यात्रा से कुछ सीख पाएगा तो हमारा छोटा सा ये प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और अब हम विदा लेते हैं अपने दर्शकों से अगले रविवार तक के लिए, जहाँ हम फिर से हाजिर होंगे एक जानी मानी साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और जाने से पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। हौसला हो तो फिर फासला क्या है। हिम्मत रखिए, कितनी ही दूर क्यों ना जाना हो, उस दूरी की चिंता ना करिए, बस हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। और अब हम विदा लेते हैं सभी से अगले रविवार तक के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, नमस्कार।